Chapter is assignment and sequencing. We are learning sequencing. Today's coverage is n jobs, sequencing of n jobs with 3 machines. So this is a question number 7 from your textbook. Question number 7, page number 126. A publisher produces 5 books on mathematics. There are 5 jobs. 5 books का मतलब क्या होगा? 5 jobs are there. The books have to go through the composing, printing and binding. That means there are 3 machines: composing, printing and binding. One machine is composing machine, second is printing machine, third is binding machine. Done by 3 machines P, Q and R. The time schedule for the entire task in proper unit is as follows. जैसे ये बुक्स है, बुक ए बी सी डी एंड ई. समझो अगर बुक ए को कंप्लीट करना है, so 4 hours will be required for composing, 5 hours for printing and 8 hours for binding. वैसे सपोजिंग वी वांट टू प्रिंट बुक सी, बुक सी को कंप्लीट करना है तो 8 hours फॉर कंपोजिंग, 2 hours फॉर प्रिंटिंग एंड 6 hours फॉर बाइंडिंग. तो ये टाइम शेड्यूल दिया हुआ है. Determine the optimum time required to finish the entire task and also find the idle times for all the machines. So here now there are 5 jobs with the 3 machines. तो हमारा सबसे पहला वाला स्टेप है, we have to find out the minimum of first machine and third machine. Minimum of first machine and third machine and maximum of second machine. क्या ढूंढना है हमको? Minimum of first machine and the third machine and maximum of second machine. देखते हैं मशीन P के लिए, फर्स्ट मशीन के लिए what is the minimum? 4 9 8 6 5. तो इसमें से मिनिमम कौन सा है? 4. सो मिनिमम इज 4. Q में से क्या ढूंढना है? मैक्सिमम ढूंढना है. तो क्या देखेंगे? 5 6 मैक्सिमम हुआ, 2 3 4. तो यहाँ पर 6 इज द मैक्सिमम. एंड R के लिए क्या ढूंढना है? मिनिमम. R के लिए क्या ढूंढना है? मिनिमम. दैट इज थर्ड मशीन के लिए मिनिमम ढूंढना है. 8 10 6 में से मिनिमम है 6, 7 11. तो मिनिमम है 6. तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसीजर? फाइंड द मिनिमम ऑफ फर्स्ट मशीन एंड थर्ड मशीन एंड मैक्सिमम ऑफ सेकंड मशीन. मैक्सिमम ऑफ सेकंड मशीन. यहाँ पर हमको लिखना है कि मिनिमम ऑफ फर्स्ट मशीन. तो मिनिमम ऑफ फर्स्ट मशीन, तो पहले मशीन का मिनिमम कितना है? यहाँ पर 4 है. You can observe this for machine P, the lowest number is 4. So minimum of P is 4. Minimum of P is 4. Maximum of second machine. Second machine का maximum ढूंढना है. तो वो हमने फाइंड आउट किया था 5 6 2 3 4 में से मैक्सिमम कितना है? 6. सो Q के लिए मैक्सिमम इज 6 एंड थर्ड के लिए फिर से एक बार क्या ढूंढना है? मिनिमम ढूंढना है. तो इसके लिए मिनिमम 8 10 6 7 11 में से मिनिमम कितना है? 6. सो मिनिमम इज 6. तो आपको ये हर क्वेश्चन में करना है. फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट दिस. क्या ढूंढना है? मिनिमम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड मशीन एंड मैक्सिमम ऑफ सेकंड मशीन. क्या ढूंढना है? मिनिमम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड मशीन, मैक्सिमम ऑफ सेकंड मशीन. ये ढूंढना है. फिर उसके बाद ये कंडीशन एक सेटिस्फाई होना चाहिए कि किसी ना किसी मशीन का मिनिमम ये मैक्सिमम से इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए. इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सेकंड मशीन. ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, इन दैट केस मेथड फेल्स. तो उसके आगे उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है. तो क्या करना होगा? हमको चेक करना होगा कंडीशन, किसी ना किसी मशीन का मिनिमम must be equal or greater than the maximum of machine 2. ये होना चाहिए. ये होगा तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. तो देखते हैं पहले वाले के लिए क्या है. ये 4 है, ये 6 है. तो ना तो ये इक्वल है ना तो ग्रेटर देन है. मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. लेकिन मिनिमम ऑफ और थर्ड मशीन का जो मिनिमम है वो कितना है? 6. तो मिनिमम ऑफ आर, मिनिमम ऑफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ क्यू. ये सेटिस्फाई हो रहा है. कैसे?
मिनिमम ऑफ आर कितना है 6 और मैक्सिमम ऑफ क्यू कितना है 6, मतलब इक्वल हो रहा है, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। या तो इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर होना चाहिए। मिनिमम ऑफ एनी मशीन, मतलब फर्स्ट और थर्ड दोनों में से किसी ना किसी एक मशीन का मिनिमम ये सेकंड मशीन के मैक्सिमम का इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हो रहा है, कौन सा हो रहा है, मिनिमम ऑफ आर वो 6 है एंड मैक्सिमम ऑफ सेकंड मशीन क्यू वो भी 6 है, तो इक्वल हो गया, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। The problem can be converted into 5 jobs and 2 machines problem and 2 fictitious machine. Fictitious machine मतलब क्या है? Fictitious मतलब which is not real. तो हम लोग कुछ ना कुछ assume करेंगे मशीन दो, कौन सा वाला, मशीन जी एंड मशीन एच। तो हमको इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करें, और ओरिजिनली हमारा प्रॉब्लम क्या है, 5 जॉब्स विद 3 मशीन्स, जिसको हमको कन्वर्ट करना है 5 जॉब्स विद 2 मशीन्स, 2 मशीन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? So we have to take 2 fictitious machines. 2 fictitious मतलब the machines which are not in real. Fictitious मतलब something which is not real. तो 2 fictitious machine जनरेट करेंगे, एक मशीन जी और दूसरा मशीन एच। तो मशीन जी को कैसे करना है, फर्स्ट मशीन प्लस सेकंड मशीन, और एच को कैसे करना है, सेकंड मशीन प्लस थर्ड मशीन। ये आपको सब क्वेश्चन में करना है। मशीन जी कैसे होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, एंड मशीन एच सेकंड प्लस थर्ड। फिर से एक बार, मशीन जी क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड एंड मशीन एच सेकंड प्लस थर्ड। यहाँ पर मशीन जी जिसमें हमको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करना है, फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करना है। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड 4 + 5 कितना हो गया 9, 4 + 5 कितना हो गया 9, तो यहाँ पर आ गया 9। वैसे 9 + 6 फर्स्ट एंड सेकंड, 9 + 6 कितना हो गया 15, 9 + 6 कितना हो गया 15। नेक्स्ट थर्ड 8 + 2, 8 + 2 कितना हो गया 10, 8 + 2 10, 8 + 2 10। देन थर्ड वाला 6 + 3, 6 + 3 that is 9, 6 + 3 that is 9, and the last 5 + 4 that is again 9। फिर सेकंड वाला एच वाला मशीन कैसा होगा, सेकंड प्लस थर्ड, तो 5 + 8 that is 13, 5 + 8 that is 13। Next is 6 + 10 that is 16। Next is 2 + 6 that is 8, 3 + 7, 3 + 7 that is 10, and 4 + 11, 4 + 11 that is 15। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कन्वर्ट किया 3 मशीन्स को 2 मशीन्स में। Which are the 2 machines? Machine G and machine H, machine G and machine H। Now this question has reduced to now 5 jobs and 2 machines. So now we can find out the sequence with 2 machines। ये आपको पता है अभी कैसे करना है। इसमें से हमको लोवेस्ट ढूंढना है। Now what is the lowest? देखो यहाँ पर 9, 13, 15, 16, 10, 8, 8 लोवेस्ट आ गया यहाँ पर, 9, 10, 9, 15। So 8 is the lowest और वो सेकेंड मशीन का है। वो सेकेंड मशीन का मतलब जॉब सी को हमको सबसे लास्ट करना होगा। जॉब सी इज टू बी डन लास्ट, जॉब सी इज टू बी डन लास्ट, इसको लास्ट करना है। और नाउ नेक्स्ट 8 के बाद नेक्स्ट लोवेस्ट नंबर कौन सा, 9 है। देखो ए के लिए भी है, डी के लिए भी है और ई के लिए भी है, और वो तीनों के लिए फर्स्ट मशीन का ही है, मतलब तीनों को आपको पहले ही करना होगा। तो आप चाहे उसको जैसे लिखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए डी एंड ई। इसके हम लोग सारे वेरिएशंस भी देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएशंस, इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एट प्रेजेंट लिखा है ए को पहले, डी को बाद में और ई को बाद में। फिर बचा कौन सा, ए डी ई और सी हो गया, तो बी बचा। इसका बी मतलब क्या होगा, बी लास्ट में होगा। तो अभी यहाँ पर वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो ए डी और ई, बी और सी तो लास्ट में ही रहेगा, ये तो कंफर्म हो गया, बी और सी लास्ट में रहेगा। क्योंकि देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर लोवेस्ट ढूंढा था पूरा, तो ये 8 इज द लोवेस्ट, वो सेकंड मशीन का था, तो उसको तो लास्ट ही करना है।
फिर उसके बाद 9 वाज द कॉमन, ए के लिए था, डी के लिए था और ई के लिए था, तो हमने लिखा ए डी एंड ई, तो बचा बी। तो इसका मतलब कंफर्म हुआ कि आपका ये जो बी है और सी ये सबसे लास्ट एंड सेकंड लास्ट ही रहेगा, बी विल बी द सेकंड लास्ट, सी विल बी द लास्ट। इसका पोजीशन चेंज होता रहेगा। तो क्या क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे लास्ट वाला बी और सी तो कॉमन ही रहेगा, तो मैं बी और सी को पहले कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग विद द फर्स्ट ए डी एंड ई। तो कैसे लिख रहा हूँ, पहले ए फिर डी एंड ई, ये हमने पहला कॉम्बिनेशन लिखा। अभी मैं ए को कांस्टेंट रखता हूँ वहां पर ही, यहाँ पर हमारा डी और ई था, मैं इसको चेंज करता हूँ, ये बन गया हमारा ई और डी, तो मतलब ये आपका दूसरा सीक्वेंस बन गया। क्या था पहले, एक पहले था फर्स्ट नंबर पर था डी एंड ई, अभी भी ए फर्स्ट नंबर पर है, ई एंड डी रिवर्स कर दिया। अभी ए पहले पोजीशन पर चला गया, अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए जो वो मिडल पोजीशन पर होगा, ए क्या होगा, मिडल पोजीशन पर होगा। तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है डी और यहाँ पर हो सकता है ई, या फिर यहाँ पर हो सकता है ई, यहाँ पर हो सकता है डी। देखो पहले दो में हमने ए को फर्स्ट रखा, अभी नेक्स्ट में ए को मिडल में रखा, अभी लास्ट वाले में मैं ए को लास्ट में रखता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या पोजीशन हो सकता है, या तो होगा डी एंड ई, या फिर हो सकता है ई एंड डी। सो वी हैव रिटन ऑल द कॉम्बिनेशंस। जैसे ए को पहले रखा, फिर ए को मिडल में रखा, ए को लास्ट में रखा। अभी ऐसे आप डी को भी देख सकते हो, देखो डी यहाँ पर पहला है, फर्स्ट में डी दो जगह पर, फिर यहाँ पर मिडल में डी, डी और डी मिडल में है, और यहाँ पर डी लास्ट में है, मतलब डी के भी कॉम्बिनेशन पूरे हो गए। अब ई को देखते हैं, ई फर्स्ट में यहाँ पर है दो जगह पर, फिर यहाँ पर ई मिडल में है दो जगह पर, और यहाँ पर ई लास्ट में है दो जगह पर। सो ऑल कॉम्बिनेशंस आर ओवर। आपकी ये 6 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन गए, सब में बी और सी जो है वो क्या होगा, लास्ट में होगा। सब में बी और सी क्या होगा, लास्ट में होगा। सो बी एंड सी विल बी द लास्ट फॉर ऑल द कॉम्बिनेशन। तो आपके इतने सारे सीक्वेंसेस बन गए, और इन सारे सीक्वेंसेस का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इन सारे सीक्वेंसेस का आंसर विल बी सेम। ये सारे सीक्वेंसेस को हमने कैसे देखा था, एक बार फिर से देखते हैं। ये सारे सीक्वेंसेस हमने कैसे जनरेट किए, पहले हमने ए को फर्स्ट पोजीशन में रखा, फिर लिखा डी एंड ई एंड डी, मतलब दोनों को रिवर्स करके देखा। फिर ए को मिडल पोजीशन में रखा, फिर डी एंड ई एंड डी, फिर ए को लास्ट पोजीशन में रखा, डी ई एंड ई डी। फिर बाद में हमने चेक किया ऐसे डी और ई के लिए भी हो रहा है कि नहीं। तो डी देखो यहाँ पर दो जगह पर फर्स्ट पोजीशन में है, यहाँ पर दो जगह पर वो मिडल पोजीशन में है, और यहाँ पर डी जो है दो जगह पर लास्ट पोजीशन में है। वैसे ई के लिए, ई देखो दो बार फर्स्ट पोजीशन पर है, दो बार मिडल पोजीशन पर है, और दो बार लास्ट पोजीशन पर है। सो ऑल दीज आर द 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और 6 के 6 कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 6 के 6 कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं कैलकुलेशन, तो यहाँ पर किसी भी एक सीक्वेंस का कैलकुलेशन हमको करके बताना है। तो हम लोग यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे हमने लिखा था ए, फिर उसके बाद डी, उसके बाद ई, देन इट इज बी एंड सी। ये हमारा कॉम्बिनेशन पहला वाला ए डी ई बी एंड सी, ए डी ई बी एंड सी हमारा पहला कॉम्बिनेशन। तो वैसे ऑर्डर में बुक्स को लिखेंगे, पहला बुक ए कंप्लीट करना होगा, उसके बाद डी, उसके बाद ई, नेक्स्ट इज बी एंड लास्ट इज सी। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको आपको एग्जाम में रिपीट नहीं करना है। ये तो मैंने समझने के लिए यहाँ पर लिखा है स्क्रीन पर, ताकि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको ये पास ये क्वेश्चन में होगा ऑलरेडी, आपको ये क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। दिस यू डोंट हैव टू रिपीट। तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है आपको रिपीट नहीं करना है। तो मशीन पी से स्टार्ट करते हैं, हमारा स्टॉप वॉच स्टार्ट होता है, तो पता है 0 0 पर। अभी मशीन पी को ध्यान में रखना है, सिर्फ पहले वाले लाइन को, मशीन पी को।
फर्स्ट जॉब कौन सा होगा ए, तो उसके लिए कितना टाइम लगने वाला है 4 घंटे, ये हो गया 04। इमीडिएटली सेकेंड जॉब चालू होगा चौथे घंटे पर, डी वाला जॉब, तो कितना है 6, 4 + 6 दैट इज 10। इमीडिएटली थर्ड स्टार्ट होगा 10 पर, ई के लिए कितना है 5, सो 10 + 5 15। इमीडिएटली नेक्स्ट स्टार्ट होगा 15 पर, बी के लिए कितना है 9, 15 + 9 दैट इज 24। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा 24। सी के लिए कितना है 8, सो 24 + 8 दैट इज 32, दैट इज 32। ये आपका मशीन पी हो गया, ये आपका मशीन पी हो गया। मशीन क्यू के लिए कैसे करेंगे, तो मशीन पी होने के बाद ही मशीन क्यू का काम स्टार्ट हो सकता है, मतलब इट विल स्टार्ट ओनली आफ्टर 4 आवर्स, ये 4। अब हमको मशीन क्यू पर ध्यान देना है, मशीन क्यू पर कॉन्सेंट्रेट करना है, मशीन क्यू पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मशीन क्यू के लिए पहला है ए दैट इज 5, तो 4 + 5 दैट इज 9। अभी आपको ये कंपेयर करना है मशीन पी का आउट टाइम, मशीन क्यू का आउट टाइम, विच एवर इज हायर, सो 10 and 9, तो क्या लिखेंगे 10। फिर डी जॉब के लिए देखो यहाँ पर कितना है 3, मिडल मशीन 3, सो 10 + 3 कितना हो गया 13। यहाँ पर फर्स्ट मशीन का आउट टाइम, सेकंड मशीन का आउट टाइम 15 and 13, विच एवर इज हायर, मतलब 15 आ गया। ई वाले जॉब के लिए कितना होगा यहाँ पर 4, ई वाले जॉब के लिए कितना होगा 4, तो 15 + 4 19। once again compare this out time of machine P and out time of machine Q, 24 and 29, मतलब कितना आएगा 24, whichever is higher। B के लिए कितना है 6, so 24 + 6 that is 30। यहाँ पर out time of machine P, out time of machine Q, 32 and 30, तो क्या होगा 32 whichever is higher। C के लिए कितना है 2, so 32 + 2 that is 34। नाउ मशीन आर, अब मशीन आर का काम कब स्टार्ट होता है, जब मशीन पी और मशीन पी का काम खत्म हो जाएगा, तो मशीन क्यू का काम खत्म हो जाएगा 9 आवर्स पर, तो ये स्टार्ट ही होगा 9 आवर्स पर। फिर ए जॉब ए के लिए अभी हमको थर्ड मशीन पर देखना है 8, सो 9 + 8 दैट इज 17। इसका आउट टाइम 13 और इसका आउट टाइम 17। मशीन क्यू का आउट टाइम, मशीन आर का आउट टाइम को कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर, 17। डी के लिए जॉब डी के लिए थर्ड मशीन पर कितना है 7, 17 + 7 दैट इज 24। नाउ 19 and 24 कंपेयर करेंगे तो 24 इज द हाईएस्ट नंबर। ई के लिए कितना है यहाँ पर 11, 24 + 11 दैट इज 35। मशीन क्यू का आउट टाइम, मशीन आर का आउट टाइम कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर, तो 30 and 35 में से हायर नंबर कौन सा है 35। जॉब बी जॉब के लिए थर्ड मशीन पर कितना घंटे काम करना है 10 आवर्स, सो 35 + 10 दैट इज 45। अब कंपेयर करना है मशीन क्यू का आउट टाइम, मशीन आर का आउट टाइम, विच एवर इज हायर, तो कितना है 45। बुक सी के लिए 6 है, 6 घंटा लगने वाला है, तो 45 + 6 दैट इज 51। तो हमारा इसका मतलब हुआ कि पांचों जॉब्स, फर्स्ट मशीन फर्स्ट जॉब से लेके लास्ट मशीन लास्ट जॉब तक कंप्लीट करेगा 0 से लेके 51 आवर्स, तो टोटल टाइम लगने वाला है, टोटल elapsed टाइम विल बी 51 आवर्स। तो उसके बाद जैसे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन के लिए लिखते थे, टोटल मिनिमम elapsed टाइम वो कितना है 51 आवर्स। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है मेजरमेंट, तो हम लोग लिखेंगे आवर्स। आइडल टाइम फॉर मशीन पी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर टोटल है 51, उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, टोटल प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर मशीन पी। अभी मशीन पी पर कितना टाइम लगता है, तो देखो आप 0 से स्टार्ट करते हैं, टोटल कितना लगता है 32 आवर्स, टोटल कितना लगता है 32 आवर्स। सो 51 - 32, 51 - 32, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 19 आवर्स। यहाँ पर 51 - 32, so 11 - 2 that is 9, 4 - 3 that is 1, so 19 hours। वैसे आइडल टाइम फॉर मशीन क्यू, टोटल टाइम कितना लगने वाला है
टोटल टाइम है 51 आवर्स, उसमें से माइनस करेंगे, किसका टाइम माइनस करना है, क्यू के लिए। याद रखो आपको क्यू का ये नंबर नहीं लिखना है, क्यू का यहाँ पर टोटल करना है। 5 + 6 11 + 2 13 + 3 16 + 4 20 आवर्स। तो क्यूब पर टोटल कितना टाइम काम होने वाला है, 20 आवर्स। तो इसका मतलब हुआ तो 51 - 20, ये कितना होगा, 31 आवर्स। आइडल टाइम विल बी 31 आवर्स। वैसे आइडल टाइम फॉर मशीन आर, आइडल टाइम फॉर मशीन आर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल टाइम है 51 माइनस आर पर जो टाइम लगने वाला है, आर के लिए याद रखो आपको ये नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर टोटल करना है। 8 + 10 18 + 6 18 + 6 24 24 + 7 24 + 7 that is 31 31 + 11 that is 42। कितना होने वाला है यहाँ पर, 42। सो 51 में से 42 माइनस करेंगे, जो आंसर आने वाला है कितना आएगा, 9 आवर्स। कितना आएगा, 9 आवर्स। अभी इनको हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं, इसको हमको कंपेयर करना है। कंपैरिजन आपके पास टाइम होगा तो ही करोगे, अदरवाइज यहाँ पर आप आंसर निकल कर छोड़ दोगे। कंपैरिजन कैसे करना है, तो ये 9 आवर्स कैसे मैच करेंगे, देखते हैं 9 आवर्स को मैच कैसे करना है। तो यहाँ पर शुरुआती हमारा कौन से हुआ, 9 आवर्स पर हुआ, मतलब पहला 9 घंटा ही वेस्ट हो गया। उसके बाद देखो 17 17 24 24 35 35 45 45 लगातार काम हो रहा है, मतलब मशीन आर का जो टाइम वेस्ट हुआ वो यहाँ पर ही हुआ है। 0 आवर के बाद डायरेक्ट 9 आवर्स पर स्टार्ट हुआ, तो पहले 9 घंटा ही वेस्ट हुआ। सो दैट इज द आइडल टाइम फॉर दिस। दूसरे का 31 कैसे काउंट करेंगे, तो 31 देखो कैसे काउंट करेंगे, पहला 4 घंटा वेस्ट हुआ, 0 से नहीं स्टार्ट हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ, तो ये 4 हो गया। फिर 9 और 10 में 1 घंटा मतलब 5 हो गया। 13 और 15 में से 2 तो 7 हो गया। 19 और 24 तो इसमें यहाँ पर 5 घंटा वेस्ट हो गया। 30 और 32 इसमें 2 घंटा, एंड 34 और 51 इसमें से इतना टाइम वेस्ट हो गया, 51 - 34। तो आप ये काउंट करोगे तो आपको काउंटिंग मिल जाएगा यहाँ पर 31 आवर्स। कौन सा काउंट करना है, ये पहला 4 घंटा, फिर 9 के बाद 10 मतलब 1 घंटा वेस्ट हो गया, 13 के बाद 15 मतलब 2 घंटा वेस्ट हो गया, 19 के बाद 24 मतलब 5 आवर्स वेस्टेड, 30 और 32 मतलब 2 आवर्स वेस्टेड, एंड 34 से लेके 51 तक, 34 से लेके 15 मतलब यहाँ पर 17 आवर्स वेस्ट हो गया, यहाँ पर 17। तो काउंट करते हैं, पहला 4 4 4 के बाद 1 दैट इज 5 5 के बाद 2 दैट इज 7 7 के बाद 5 दैट इज 12 12 + 2 14 14 + 17 14 + 17 दैट इज 31। तो ये हो गया आपका 31 आवर्स। और यहाँ पर ये 0 आवर पर स्टार्ट हुआ, ये 32 है, लेकिन टोटल काम खत्म होने वाला है 51 आवर्स। तो 51 - 32 वही हमने यहाँ पर किया है, 51 - 32 दैट इज 19 आवर्स। So total time wasted by machine P is 19 hours. Time wasted by machine Q is 31 hours. And added time for machine R is 9 hours. Hope you must have understood this entire solution.